यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो मैं टेस्ट करा रहा था मेंस का, इसका विजन है, इसका कोड इसका 2341 था। ठीक है, पहला टेस्ट था और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन तक मैं आपको करा चुका हूँ, 6 से 10। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करूँगा पार्ट 3। इसमें पार्ट 3 में आपका रहेगा 11 से 15। ठीक है, 11 से 15 तक आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। 11, 12, 13, 14 और 15, तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 में स्टार्ट करेंगे 16 से आपका 20। राइट, तो इस टाइप से पार्ट 4 से ही आपके मतलब एक पेपर में आपके पार्ट 4 होंगे। मतलब पार्ट 4 तक मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। राइट, पार्ट 4 तक आपको कराऊंगा, उसमें आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन तक एक दिन में लिखना बहुत है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन लिखना बहुत है, तो उतना क्वेश्चन आप डेली करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आपका तैयारी यहाँ पर होता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। 11 से 15 नंबर क्वेश्चन तक देखते हैं। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, विधि का शासन बनाए रखने और न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए न्यायालय में वादों का समय पर निपटान अनिवार्य है। इस संदर्भ में न्यायिक विलंब के लिए उत्तरदायी कारणों पर चर्चा करना है, साथ ही और इस मुद्दे पर समाधान करते हुए क्या कदम उठाना है इसका उल्लेख करना है। ठीक है, तो देखो इसको प्रश्न को लेकर हमारे मन में दृष्टिकोण क्या बनना चाहिए, इसका फ्रेम क्या बनना चाहिए। कि देखो पहले बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है विधि का शासन। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, विधि के शासन की बात कर रहा है। तो फर्स्ट बात में आप इंट्रोडक्शन देंगे विधि के शासन को लेके। राइट, विधि के शासन बताएंगे क्या है और इसको कैसे निपटान कर सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं इसको। सेकंड बात में आपको क्या बताना है, सेकंड बात बताएंगे जो इसमें भारत में क्या है, इसमें जो लंबित जो मामले हैं। ठीक है, क्या क्या है भारत में, जो इसमें कुछ लंबित मामले हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। न्याय तक पहुँच प्रदान करने के लिए न्यायालय में कुछ वाद निपटान में बचे हो, तो इसमें विलंब के जो मामले हैं, ठीक है, या लंबित मामले हैं, तो वो सेकंड बात में आपको यहाँ पर बता देना क्या क्या है। ठीक है, थर्ड बात में आपको बताना है इस मुद्दे के समाधान करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। ठीक है, इस मुद्दे को उठाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, यहाँ पे पूछा है। तो तीसरे पॉइंट में आपको यहाँ से निकालना है। चौथे पॉइंट में अपना आप निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आंसर को देखते हैं कैसे आंसर हुआ। तो देखो विधि का शासन, इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। न्याय तक पहुँच न्याय तक पहुँच एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है, मूलभूत अधिकार है जो सभी को विधि के संरक्षण की गारंटी देता है। इसमें समय पर न्याय मिलने का अधिकार भी शामिल है। राइट, क्योंकि न्याय मिलने में देरी और न्याय न मिलने के समान है। राइट, इसकी जो अतिरिक्त यहाँ पर न्याय तक पहुँचने की विधि के शासन की एक अभिन्न अंग होगा आपका। राइट, ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायिक विलंब के कारण जनता का जो न्यायपालिका के विश्वास होता है वो क्या कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे लोकतांत्रिक जो संस्थान है उनकी गरिमा को क्षति पहुँचेगी। ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 के एक जो गारंटीकृत अधिकार है उसमें बताया गया है। राइट, हालांकि न्याय विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न न्यायालयों में 4.770, ठीक है, 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 87%, कितना, 87% मामले जो है अधीनस्थ न्यायालयों में है। ठीक है, कितना है, अधीनस्थ न्यायालयों में है। राइट, और 12.4, ठीक है, 12.4% मामले उच्च न्यायालय में लंबित हैं। साथ ही लगभग 1,82,000, ठीक है, 1,82,000 मामले 30 वर्षों से लंबित यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो आप ये इतना यहाँ पर डाटा दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे आप नीचे से हेडिंग डाल के भारत में न्यायिक विलंब निम्नलिखित कारण, जो भारत में न्यायिक विलंब हो रहे हैं उसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण में हेडिंग लिखेंगे क्या, अधीनस्थ न्यायालय की दयनीय स्थिति, जो अधीनस्थ न्यायालय है उनकी दयनीय स्थिति। उसके आगे लिखेंगे आप देश भर में जिला न्यायालय अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और कार्य करने की खराब परिस्थितियां जैसी विभिन्न समस्याएं से जूझ रहे हैं। पहला हेडिंग आपको ये लिखना है। ठीक है, दूसरी हेडिंग में लिखना है कोरोना वायरस महामारी के कारण व्यवधान, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण व्यवधान। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप इस महामारी ने भारतीय न्याय व्यवस्था के समझ विद्यमान लंबित मामले की समस्या और अधिक गंभीर बना दिया। ठीक है, हालांकि शुरुआती लॉकडाउन संबंधी जो प्रतिबंध थे उसके बाद ही न्यायालय प्रणाली डिजिटल हो गई थी और उसके मामले में जो निपटान थे वो भी धीमी मतलब दर धीमी यहाँ पर धीमी होती चली गई। ठीक है, इसको लंबित मामले की संख्या में यहाँ पर वृद्धि होती चली गई। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा जो ग्रिड है ये उजागर होता है कि दिसंबर 2019 और अप्रैल 2022 के बीच न्यायालय में लंबित मामले 27% की वृद्धि हुई है। ये आपके डाटा दिखाते हैं। तो जो डाटा यहाँ पर दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आप कहीं पर नोट कर लीजिए। मेंस का जो आंसर आएगा जरूरी नहीं कि इसी टाइप का कोई आंसर आए, और भी यहाँ पे कुछ आंसर रहता है यहाँ से लेके इसको, तो न्याय से लेके, तो यहाँ पे आप ये डाटा नोट कर सकते हैं वहाँ। ठीक है, दिखा सकते हैं। अगला तीसरी हेडिंग क्या होगी, तीसरी हेडिंग न्यायाधीशों की कमी। ठीक है, क्यों यहाँ पर व्यवधान आ रहे हैं, न्यायाधीशों की कमी भी एक एग्जाम्पल है इसका। उसमें लिखेंगे देश में 1 लाख जनसंख्या पर मात्र 20 न्यायाधीश हैं। कितने, 20 हैं, जो चिंताजनक रूप में बहुत ही कम है। ठीक है, अगला क्या, अगला आपका
सबसे ज़्यादा मामलों में सरकार का वादी, ये अभी आपकी हेडिंग है क्या, सबसे ज़्यादा मामलों में सरकार का वादी, ठीक है। इसमें लिखेंगे वादी होना। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने सरकारों को सबसे बड़ा वादी करार दिया था, जो लगभग 50%, ठीक है, इतना 50% लंबित मामले के जिम्मेदार हैं। साथ ही इनमें से अनेक मामले तो सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग के मुकदमा करने के लिए हैं, ठीक है। तो ये भी है। अगला क्या है यहाँ पर, अगला हेडिंग रहेगी अस्पष्ट विधिक, ठीक है, क्या अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट विधिक मसौदे तैयार करना। इसमें आपको लिखना है अभी भी कुछ ऐसी प्रचलित विधियां हैं जो दुर्भाग्यवश कानून की किताबों का भाग बनी हुई हैं। इसके अलावा विधियों के दोषपूर्ण या अस्पष्ट जो प्रारूपण है उसमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा उनकी अलग अलग जो व्याख्या है उनके कारण मुकदमे यहाँ से लंबे समय तक चलते रहते हैं, ठीक है। ये आप बता देंगे, ये आपका पूरा हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप मेन हेडिंग लिखेंगे, बीच में हेडिंग डालेंगे मामलों की न्यायिक विलंबता को दूर करने के लिए उठाए गए कदम, ठीक है। मामलों की न्यायिक विलंबिता को दूर करने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं। फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर होगी सरकार द्वारा मुकदमे को कम किया जाना, सरकार द्वारा मुकदमे को कम किया जाना। इसमें लिखेंगे आप सरकार द्वारा वाद को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे कि पहली हेडिंग है यहाँ पर विधिक, ठीक है, विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली, ठीक है, विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ब्रीफिंग प्रणाली, ठीक है, ये लिखेंगे आप। इसमें लिखेंगे ये एक वेब प्लेटफॉर्म है, इसमें भारतीय संघ के मुकदमे की निगरानी संभव हो पाएगी, ठीक है। दूसरी हेडिंग लिखेंगे इसमें विवाद समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र। इसमें लिखेंगे इससे अंतर मंत्रालय विभागीय है वो विवादों के समाधान के लिए स्थापित किया गया है। सेकंड हेडिंग में आपको डालना है, ठीक है। थर्ड हेडिंग में क्या लिखेंगे फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना, जो फास्ट ट्रैक न्यायालय है उसकी स्थापना। सरकार ने त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए एक निर्दिष्ट समय से बड़ी संख्या में लंबित मामलों को निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उसकी स्थापना की या न्यायालय की स्थापना की है, ठीक है। चौथी हेडिंग है वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना। इसमें सरकार द्वारा न्यायपालिका जो विवाचन है उसकी मध्यस्थता जैसे ADR तंत्र को बढ़ावा देना। ADR मतलब वैकल्पिक विवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। इन तंत्रों में जो न्यायिक परिदृश्य हैं उनको बदलने की क्षमता विद्यमान है और लंबी विधिक कार्रवाई के बिना शिकायतों का निपटान संभव हो पाता है। तो आप ये आप पर बता देंगे चौथी हेडिंग में। पांचवी हेडिंग बताना है आपको तकनीकी का उपयोग। तकनीकी उपयोग में लिखेंगे आप तकनीकी का उपयोग कर न्याय तक पहुंचने में सुधार लाने और उद्देश्य से कोर्ट मिशन को मोड प्रोजेक्ट है उसको शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा, ये किया जा सकता है, जिसमें क्या है अधीनस्थ न्यायालय के जो सुव्यवस्थीकरण है उसमें शामिल हो सकते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर जो आपका असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी इसको भी लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से स्वचालित की जा सकने वाली नई जो प्रक्रिया है उसको समाहित करते दक्षता में सुधार लाना। ये आप यहाँ पर पूरा बता सकते हैं। यहाँ से आपका आंसर पूरा जाएगा और उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे इसके अतिरिक्त लंबित मामले की समस्या का समाधान करने के लिए एक बेहतर न्यायालय प्रबंधन प्रणाली, लंबित मामलों के संबंध में विश्वसनीय डेटा संग्रह, अधीनस्थ न्यायालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार और अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं की स्थापना की आवश्यकता है। जिसकी आवश्यकता है वो आप यहाँ पर बता देंगे क्या क्या करना है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान में मूल संरचना किस सिद्धांत का महत्व इसकी सीमाओं पर प्रकाश डाली। सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, स्टार्ट कैसे करना है, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, मूल अधिकार के सिद्धांत। पहली बात क्या पूछ रहा है, हमारा मूल अधिकार के सिद्धांत क्या है इसका बताएंगे, ठीक है। सेकंड बात में आपको क्या बताना है, ये बता देंगे कि इस क्या महत्व है इसका, ये पहले महत्व पूछा है। सेकंड बात में इसका बताएंगे कि हमारा क्या महत्व है। तीसरा इस सिद्धांत की हमारी क्या सीमाएं हैं, सीमाएं बता देंगे। और चौथे में अपना निष्कर्ष डाल देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। देखो तो यहाँ से लिखते हैं आंसर, दृष्टिकोण हो गया और आपका आंसर यहाँ से हो गया। क्वेश्चन को सामने ही रखते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आंसर स्टार्ट करेंगे तो आंसर में लिखेंगे आप किसकी बात कर रहा था आंसर में, आंसर में मूल संरचना के सिद्धांत को बताना है हमको। क्या होता है देख लेते हैं। भारतीय संविधान गतिशील दृष्टिकोण वाला एक जीवंत दस्तावेज है, ठीक है, जिसे समाज में हो रहे परिवर्तन की अनुक्रिया में बार बार जो आवश्यकता करने पड़ी से परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसमें प्रावधान निर्धारित किए गए। हालांकि जो आपके संविधान के राजनीतिकरण है उसकी आशंका के कारण न्यायपालिका ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने 1973, ठीक है, 1973 में बाद में कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए थे जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं। साथ ही इसने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया था। ये आपको यहाँ पर इतना बता देना, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालना नीचे,
हेडिंग यहाँ पर डालेंगे, मूल संरचना का सिद्धांत निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मूल संरचना का सिद्धांत निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन से निम्नलिखित तरीके हैं? फर्स्ट पॉइंट डालेंगे आप, मूल संरचना का सिद्धांत संविधानवाद के सिद्धांत का शपथ पत्र है। ये संवैधानिक मूल्यों के सत्ताधारी दल के जो निरंकुश बहुमत है होने वाली क्षति से बचाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बताएंगे आप, मूल संरचना का सिद्धांत संसद की असीमित शक्ति के प्रति एक अवरोधक के रूप में क्या है, कार्य करके भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करता है, जो अन्यथा भारत को एक अधिनायकवादी राष्ट्र में बदल सकता है। सेकंड पॉइंट बताना है। थर्ड पॉइंट में क्या बताएंगे आप, इसके अतिरिक्त यह शक्तियों के पृथक्करण की वास्तविक रूपरेखा तैयार करने में मदद करता है। शक्तियों के पृथक्करण के तहत सरकार तीनों अंगों, कौन कौन तीन अंग है? कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और आपका क्या है, न्यायपालिका। ठीक है, ये तीनों को क्या है, ये तीनों को तैयार करने में मदद करता है, या तीनों को अलग अलग जो शक्तियाँ हैं वो सब प्राप्त होती हैं इसमें। ठीक है, तथा एक अंग दूसरे अंग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता है। राइट, ये एक अंग है, अगर कार्यपालिका है तो विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा, विधायिका है तो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, यहाँ से जो भी पॉइंट नंबर रहेगा उसमें लिखेंगे, इस सिद्धांत ने संघवाद को मूल संरचना का एक स्पष्ट भाग बताते हुए केंद्र राज्य संबंध को मजबूती प्रदान की है। ये एसआर बोम्मईवाद 1994, जो एसआर बोम्मईवाद केस था 1994 का, उसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप बताया गया है ये। ठीक है, उसके फैसले के अनुरूप बताया गया है। राइट, उसके बाद लिखेंगे मूल संरचना सिद्धांत, हमें जो मूल संरचना सिद्धांत पूछा है, मूल संरचना सिद्धांत की क्या है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं? पहला यहाँ पे पॉइंट डालेंगे या पहली हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग रहेगी यहाँ पर, वामन राव बनाम भारत संघ 1980। ठीक है, वामन राव बनाम भारत संघ। ठीक है, 1980 को ब्रैकेट में कर देंगे। वाद में ये स्पष्ट रूप से माना गया कि मूल संरचना का सिद्धांत भविष्य में लागू होगा और केशवानंद भारतीवाद जो थे उनके बाद संशोधनों को केवल उनकी संवैधानिक वैधता तय करने के लिए ही चुनौती दी जा सकेगी। ठीक है, पहला पॉइंट में आपको ये लिखना है। सेकंड पॉइंट में लिखना है, कोई हेडिंग नहीं है इसमें, मूल संरचना के सिद्धांत की आलोचना अस्पष्ट और अपरिभाषित अवधारणा के रूप में भी की जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखना है। थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको, नई समीक्षा विधि के शासन के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। हालांकि कानून की संवैधानिकता की समीक्षा करने के दौरान न्यायालय को स्वयं सर्वोच्च विधायिका के रूप में नहीं मानना चाहिए। ठीक है, और विधायिका द्वारा अपनाई गई नीतियाँ और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो आपको ये पॉइंट बता देना है, जो 3 से 4 पॉइंट मैंने आपको बताई है। ठीक है, उसके बाद अपना निष्कर्ष यहाँ से डाल देना। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, मूल संरचना का सिद्धांत शक्ति संपन्न संसद, नागरिकों एवं न्याय विचार के जो अनुप्रयोग हैं उनके बीच एक सुरक्षा कवच के रूप में अपनी अनिवार्यता को सिद्ध करता है, अतः इसे विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ये आपका आंसर यहाँ से पूरा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि भारत में राज्यों के राज्यपाल को अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ठीक है, लेकिन उन पर कुछ सीमाएं भी आरोपित की गई हैं। चर्चा करना है क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या जो यहाँ पर उन पर शक्तियाँ प्रदान की, वो आपको बताना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर स्टार्ट करेंगे राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति बताएंगे क्या है कि हमारा राज्यपाल क्या है ना, संविधान में इसकी क्या स्थिति है। फर्स्ट बात में आपको ये बता देना है। सेकंड बात में बताना है, सेकंड बात में बताएंगे भारत में राज्यों के राज्यपाल को प्रदान की गई विभिन्न शक्तियाँ, क्या क्या शक्तियाँ उनको प्रदान की गई हैं। ठीक है, वो बता देंगे सीरियल से आप। थर्ड पॉइंट में आपको यहाँ से बताना है उनकी शक्ति पर आरोपित क्या क्या सीमाएं हैं, जैसे कि शक्ति कुछ है उस पर सीमाएं भी हैं कुछ। ठीक है, बाउंडेशन लगाया गया कि आप इतना इतना ही कर सकते हो। ठीक है, वो भी आप बता देना है। और फोर्थ पॉइंट में आपको निष्कर्ष डालना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर लिखना है अपना। तो स्टार्ट करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। आंसर हमारा रहेगा यहाँ से, आपको बताना है इसमें जो राज्यपाल है उसकी संवैधानिक स्थिति को वर्णन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं संविधान के अनुच्छेद कितना 153, ठीक है, 153 से 167 ये क्या है, राज्यपाल। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 167 राज्यपाल की भूमिका और शक्ति के संबंधित है। ये एक स्वतंत्र पद है जो केंद्र सरकार और राज्य के सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है भारत में राज्यों के राज्यपाल को निम्नलिखित कार्यकारी विधायी शक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो कौन कौन सी, पहला हेडिंग डालेंगे कार्यकारी शक्तियाँ। ठीक है, कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी शक्तियाँ। इसमें लिखेंगे अब राज्य सरकार की सभी कार्यकारी जो कार्रवाई जो हैं औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर की जाती हैं। ठीक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद सेकंड हेड डालेंगे विधायी शक्तियाँ। ठीक है, विधायी शक्तियाँ क्या है सेकंड में, इसमें लिखेंगे वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए, है ना। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी होती है। ठीक है, ये आप लिखना पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे धन विधेयकों को राज्य
विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है और उसकी सहमति के बिना किसी तरह की अनुदान मांग यहाँ पर नहीं की जा सकती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट लिखेंगे आपको न्यायिक शक्तियाँ, ये हेडिंग है न्यायिक शक्तियाँ। इसमें लिखेंगे राज्य के राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वह किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है और विराम कर सकता है या परिहार कर सकता है। ठीक है, साथ ही वह उस व्यक्ति के दंड को निलंबन, परिहार या लघुकरण भी कर सकता है। इस शक्ति के प्रयोग उन विषयों पर किया जा सकता है जिन पर राज्य की कार्यकारी जो शक्तियाँ हैं उनका विस्तार हो। ठीक है, ये आप यहाँ पर पॉइंट बता देंगे चौथा। उसके बाद लिखेंगे, नीचे से लाइन से लिखना है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, के न्यायाधीशों की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल से परामर्श करता है। साथ ही क्या है, राज्यपाल जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं उनसे परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, या उनका पदोन्नति भी कर सकता है। ये आपको यहाँ पर बता देना है। अगला पॉइंट जो भी रहेगा लिखते हैं, विशेषाधिकार हेडिंग है, उसमें लिखेंगे उसे संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना, ठीक है, या राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 जो के तहत है वो क्या है लागू करना, इसकी सिफारिश करना आदि यहाँ पर इसमें शामिल होता है। किसमें शामिल होता है, विवेकाधिकार में। ठीक है, अगला क्या हेडिंग आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, उससे स्थितिजन्य विवेकाधिकार। ठीक है, उससे क्या स्थितिजन्य विशेषाधिकार भी प्राप्त होता है। ये उदाहरण के लिए किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने के कारण, जैसे कि कार्यकाल होता है, ठीक है, उस दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है, राइट, उसके जो निश्चित उत्तराधिकारी ना होने से क्या होगा, आदि की स्थिति में वह मुख्यमंत्री को नियुक्ति भी कर सकता है। ये उसका अधिकार होता है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या है, अगला पे लिखेंगे, हालांकि नीचे से लाइन लेके लिखेंगे, हालांकि ऐसे मुद्दे जो विवाद का विषय बने हुए इसमें शामिल हैं राज्यपालों के जो राज्यपाल राज्य के मंत्री के बीच जो खुला टकराव है, यह संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, राइट, तो ये सब क्या है, ये सब इनको विवेकाधिकार को दुरुपयोग करने से बचाता है। ठीक है, इसको देखते हुए राज्यपाल की कुछ शक्तियों पर सीमाएं भी आरोपित की जाएंगी, जैसे कि राज्यपाल की कुछ शक्तियां भी दी गई, जैसे कि क्या है आरोपित की गई, जैसे संविधान के अनुच्छेद 154, ठीक है, 154 का 2 का खा, ठीक है, 154 का 2 का खा, इसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य को करने से रोकता है। पहला आपको ये पॉइंट बताना है। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से बता देना है, संविधान का अनुच्छेद 163 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अगला है तीसरा पॉइंट है, SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994, ठीक है, ये केस है। इस केस में ये बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त करने की राज्यपाल की शक्तियों को सीमित कर दिया है। ठीक है, इसमें निर्णय दिया गया कि विधानसभा का पटल ही एकमात्र ऐसा मंच होगा जहां वर्तमान सरकार के बहुमत का परीक्षण किया जाएगा, ना कि राज्यपाल की व्यक्तिगत राय। ठीक है, ये बता देना। एक दो केस बता देना, जैसे कि आपको मैंने SR बोम्बई वाला केस बताया, ठीक है, रामेश्वर प्रसाद केस भी है तो इसको भी बता देते हैं। रामेश्वर प्रसाद केस है 2006 का, इसमें बताया गया था कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा और विधानसभा में विघटन के संबंध में केवल अपने व्यक्तिपरक आकलन के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये आपको 2 बात थे, आपको बता देने जो भी बात थे। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है, ऐसे ये आपका आंसर पूरा होता है, पूरा होने के बाद आपको निष्कर्ष डालना है। निष्कर्ष में लिखना है, भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल द्वारा आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही क्या संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए जो पक्षपातपूर्ण राजनीति है उससे ऊपर उठकर यहाँ पर क्या है कार्य करना चाहिए। तो यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा 30 नंबर। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय निरीक्षण की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए और इसे अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। पहला आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा, किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका जो है संसदीय नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, इस पर बताएंगे क्या आवाज़ है कार्यपालिका में। ठीक है, दूसरी बात, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद जो है आपका निरीक्षण करेगा, किस टाइप से निरीक्षण करेगा, प्रभावशीलता है वो आपको बताना है। थर्ड पॉइंट में बताना है, कार्यपालिका पर संसदीय निरीक्षण मजबूत करने उपाय क्या आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये आपको बताना है। चौथे में अपना निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर। देखो जो आंसर हैं आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आप पर्सनली भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। तो मैं लिंक यहाँ टेलीग्राम को नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर। आंसर में लिखेंगे, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है ताकि कार्यपालिका को उसकी नीतियों और कृत्यों के लिए
संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। ठीक है, इसका उद्देश्य कार्यपालिका को असीमित शक्तियों का प्रयोग और मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकना है। इस संबंध में संसद विचार विमर्श और चर्चा के जो साधन है उसका उपयोग करती है। इन साधनों में प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर जो होता है, एवं शून्यकाल, 0 आवर जैसे साधन यहाँ क्या शामिल हैं। संसद विभिन्न समितियों एवं प्रस्तावों के माध्यम से कानूनों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, स्वीकृत या अस्वीकृत प्रदान करती है तथा वित्तीय नियंत्रण है वो स्थापित करती है। ठीक है, उपयुक्त विभिन्न समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विभिन्न जो विभागीय स्थायी समिति हैं वो सब यहाँ पर इसमें शामिल होती हैं। ये आप यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे नीचे, बहुमत प्राप्त दल का शासन। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का शासन क्या है इसको देखते हैं। इसमें लिखेंगे संसद में बहुमत प्राप्त दल सत्ताधारी जो कार्य प्रणाली है उसका गठन करती है, इसलिए इसकी इच्छा सदन में प्रभावी होती है। ठीक है, भले ही किसी विधेयक के लिए पर्याप्त विरोध क्यों ना हो रहा हो। पहला हेडिंग। दूसरी हेडिंग में लिखेंगे विचार विमर्श और चर्चा की कमी। ठीक है, विचार विमर्श और चर्चा की कमी, इसमें क्या लिखना है, यदि संसद के पिछले कुछ सत्रों को छोड़ दिया जाए तो शायद ही संसद परिचर्चा हेतु आवंटित अपनी जो कार्य विधि है उसको भुना पाएगी। ठीक है, इसका कारण जो है विचार विमर्श और चर्चाओं के दौरान होने वाले जो व्यवधान है उसके लिए जो अध्ययन है, विधायी शोध है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 16वीं लोकसभा का जो निर्धारित समय था उसमें 16% जो व्यवधान के कारण ही व्यर्थ हो गया था वो। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बता देना, थोड़ा बड़ा है, अगर आपको समझ आता है तो बता दीजिएगा, वरना और भी पॉइंट लिख दीजिए, काफ़ी पॉइंट हैं इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ, हेडिंग लिखिए, पर्याप्त जांच के बिना कानून पारित किया जाना। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, विधेयकों को प्रायः प्रभावी जांच के लिए संसदीय समिति को संदर्भित किए बिना ही पारित कर दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 16वीं लोकसभा में प्रस्तुत किए गए जो विधेयक हैं उसमें से मात्र 25%, ठीक है, मात्र 25% विधेयकों को ही संसदीय समितियों को संदर्भित किया गया। यह संख्या 15वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा में क्रमशः 71% और 60% थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद हेडिंग डालनी है आपको गिलोटिन। ठीक है, गिलोटिन का उपयोग ये क्या है इसको देखते हैं। अगली हेडिंग है गिलोटिन। ठीक है, गिलोटिन, इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है अनुरोधों की तकनीकी प्रकृति और बजट पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय की कमी के कारण बजट को लगातार गिलोटिन के माध्यम से अनुमोदित किया जा रहा है। इस प्रकार कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण कम हो रहा है। ठीक है, ये आप हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद लिख सकते हैं कार्यपालिका संसदीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए, वो भी अब 2-3 उपाय लिख देंगे। पहली हेडिंग लिखेंगे उपाय में विपक्ष का प्रभावी भूमिका। ठीक है, विपक्ष की प्रभावी भूमिका, उसमें लिखेंगे सदन के एजेंडे को निर्धारित करते हुए विपक्षी दलों को अधिक व्यापक भूमिका प्रदान की जा सकती है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में प्रचलित है। ठीक है, इससे सरकार को अधिक प्रभावी ढंग से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। सेकंड में लिखेंगे प्रत्येक सदन के पटल पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना। इसमें लिखना है आपको कार्य संचालन नियम। ठीक है, इसको संशोधित करने के लिए ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालय के मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। साथ ही इसमें विभिन्न समिति की रिपोर्ट पर संसद के जो पटल हैं उस पर चर्चा करने के लिए प्रावधान को शामिल किया जा सके। ठीक है, ये आप यहाँ पर 2 पॉइंट बताएंगे। तीसरा पॉइंट भी बता सकते हैं, समिति प्रणाली को मजबूत करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट बता सकते हैं समिति जो प्रणाली है उसको मजबूत करना। राइट, तो उसमें लिखेंगे आप ये समितियों के समक्ष मंत्रियों की उपस्थिति है उसको अनिवार्य कर देता है। ठीक है, उसकी बैठक का वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ाकर समिति की कार्यवाही या जन भागीदारी में बढ़ाकर इसके माध्यम से ये किया जा सकता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे, आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखना है कार्यपालिका पर मजबूत संसदीय निरीक्षण न केवल सरकार को जवाबदेह बनाता है बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ प्रभावकारी हों, ठीक है, और नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करती हों। इसके अतिरिक्त ये शासन में समग्र रूप से सुधार भी करता है, ये आपको बता देना है और यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की संरचना का विवरण देते हुए देश में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और व्यवसायिक परिवेश को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका पर चर्चा करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, दृष्टिकोण होगा आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना के लिए संक्षिप्त आपको इस पर क्या है
वर्णन करेंगे क्या है आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। सेकंड बात में बताएंगे इसकी संरचना क्या है, इसकी संरचना क्या है, किस किस से मिलकर बना है, या क्या है इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर क्या है वो बताएंगे। थर्ड बात में बताना है देश में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और जो व्यावसायिक परिवेश है उसको सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। और चौथे में अपना निष्कर्ष लिख देना है। तो आंसर को लिखते हैं आपका जो प्रतिस्पर्धा आयोग है क्या है, निजी क्षेत्रक भागीदारी और विदेशी निवेश में सरकार के नियंत्रण क्रमिक रूप से कमी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI इसको बोलते हैं, ठीक है, की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। इसे प्रतिस्पर्धा बढ़ावा देने के लिए, प्रतिस्पर्धा रोधी जो प्रथाएं उसको समाप्त करने और उपभोक्ता अधिकार को संरक्षित करने के लिए इसका उद्देश्य स्थापित किया गया था। ये आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रतिस्पर्धा आयोग इसकी संरचना, यहाँ पे जैसे पूछा है संरचना, तो इसके लिखेंगे इसकी संरचना क्या है, प्रतिस्पर्धा आयोग की संरचना, ठीक है, संरचना, ठीक है, संरचना ऐसा लिखेंगे। तो उसके बाद नीचे लिखेंगे संरचना में क्या लिखेंगे, जो आपका प्रतिस्पर्धा आयोग है एक अध्यक्ष और 6 से अनधिक अन्य सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, एक सदस्य और 6 से अन्य अधिक, ठीक है, अनधिक सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इनकी अहर्ता निम्नलिखित शामिल है। इनकी अहर्ता क्या है, ये निम्नलिखित है, आपको बताता हूँ पॉइंट में। देखो मैंने बोला ना जो कि CCI जो है ये आपका एकदम फैक्ट पॉइंट है, ठीक है। जैसे आपका स्टैटिक टॉपिक देखेंगे आप एक पॉलिटी में तो आपको मिल जाएगा ये कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, कौन कौन शामिल है, अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे। सेकंड क्या है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकम, ठीक है, ये सब में क्या है, ये इसके अंतर्गत इनको शामिल किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा कानून जो नीति है इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसमें कम से कम 15 वर्ष का विशेष ज्ञान और अनुभव यहाँ पर इसको होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में बताएंगे आप। थर्ड पॉइंट में आपको बताना है, इसमें थर्ड पॉइंट में बताएंगे, थर्ड पॉइंट में आप सीधे हेडिंग लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में आपको पॉइंट नहीं बताना है, वहाँ से 2 पॉइंट बहुत है। उसका थर्ड पॉइंट में सीधे से हेडिंग लिखेंगे, मेन हेडिंग बीच में डालेंगे। क्या लिखना है, देश में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक जो सुनिश्चित है उसको क्या भूमिका है ना, उसकी भूमिका लिखेंगे। क्या है, हेडिंग डालेंगे आपको एंटी ट्रस्ट प्रथा की जाँच, ठीक है, एंटी ट्रस्ट प्रथा की जाँच। इसमें लिखेंगे आप जो आपका प्रतिस्पर्धा आयोग है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, ये मामलों का स्वतः ज्ञान लेता है, ठीक है, और जो प्रतिस्पर्धा रोधी मामले हैं उस पर संबंधी मामलों की जांच करता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के विधिक क्षेत्रों द्वारा वर्चस्व जो आपके वर्चस्वपूर्ण स्थिति है उसको दुरुपयोग से संबंधित मामलों की जांच भी कर सकता है। ये आपको पहला हेडिंग में लिखना है। दूसरे हेडिंग में लिखना है अर्थदंड एवं अन्य उपाय, जो अर्थदंड होते हैं और अन्य उपाय हैं उसमें लिखेंगे यदि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो आपका जो प्रतिस्पर्धा आयोग है वो व्यवसाय के अनुचित तरीकों से तत्काल रोकने का आदेश जारी करता है और अर्थदंड आरोपित भी करता है। तीसरा हेडिंग लिखेंगे आप, तीसरा हेडिंग यहाँ से लिखेंगे उपभोक्ता कल्याण, ठीक है, उपभोक्ता कल्याण। इसमें क्या लिखना है, उपभोक्ता कल्याण में लिखेंगे ये आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। इसके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि बाजार उपभोक्ता के लाभ और कल्याण के लिए कार्य करें। फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है विलय और अधिग्रहण को मंजूरी। इसमें लिखेंगे जो आपका प्रतिस्पर्धा आयोग है इसमें विभिन्न विलय और अधिग्रहण के प्रस्तावों को एकाधिकारवादी प्रथाओं के या प्रभुत्व स्थिति में दुरुपयोग के संभावित प्रभाव की जांच करने के बाद मंजूरी देता है। इस प्रकार का CCI जो आपका है मतलब प्रतिस्पर्धा आयोग है वो देश में बेहतर व्यावसायिक परिवेश की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे जागरूकता, ठीक है, जागरूकता। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे ये जो आपका प्रतिस्पर्धा आयोग है, ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, ये डिवीजन जागरूकता फैलाने और अधिक प्रतिस्पर्धा जो अनुपालन है उसको सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की गतिविधियां संचालित करता है, ठीक है, जैसे कि सेमिनार करवाना, सम्मेलन करवाना, वर्कशॉप का आयोजन कराना, ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। अगला हेडिंग क्या है, बाजार अध्ययन, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है बाजार अध्ययन, ठीक है, बाजार अध्ययन। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे ये संभावित प्रतिस्पर्धा वाले मुद्दों से जुड़े क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विभिन्न बाजारों का अध्ययन करता है, जैसे कि औषधि, ठीक है, औषधि, राइट, और आपका भारत में फिल्म वितरण, ठीक है, तो ये सब क्या है इसमें ये इसका अध्ययन करता है, राइट। उसके बाद आपको हेडिंग लिखना है, हेडिंग नहीं लिखना है, बस यहाँ से देखो, यहाँ से इतना लिखने के बाद आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद अपना निष्कर्ष डालना है, निष्कर्ष हेडिंग डालना है। निष्कर्ष में लिखना है समिति की प्रमुख अनुशंसा को प्रतिस्पर्धा संशोधन 2022, ठीक है, प्रतिस्पर्धा संशोधन 2022 में शामिल किया गया। ये एक सक्षम प्रतिस्पर्धा संस्कृति को बढ़ावा देता है, ठीक है। इसके जरिए सहभागिता एवं प्रवर्तन को माध्यम है, ठीक है, प्रवर्तन को माध्यम बनाकर कारोबार को निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और नवाचारी बनाने में
क्या है, वृद्धि करेगा या मदद करेगा, ठीक है, तथा आर्थिक विकास में सहायता के लिए प्रेरणा भी दे सकेगा। ये आपको यहाँ पर लिख देना, या अपने टाइप से जो भी निष्कर्ष आप इसको समझ होने के बाद निष्कर्ष आएगा वो अपने टाइप से भी निष्कर्ष यहाँ लिख सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखते हैं, ठीक है, जो करंट इसका आंसर राइटिंग का है, तो सबका आंसर, सबका जो निष्कर्ष है सेम नहीं होना चाहिए। अपना निष्कर्ष में कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक टॉपिक, कम से कम चलो करंट अफेयर्स के सेम होने चाहिए, बट जो स्टैटिक टॉपिक है, जैसे स्टैटिक टॉपिक है आपका ये, ठीक है, इसकी जो निष्कर्ष होते हैं आपके सेम नहीं होने चाहिए, राइट, ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी देखो 15 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 16 से 20 क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 4 और लास्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। तो आंसर राइटिंग भी अपना भेज सकते हैं लिख के, और टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा इसका, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।